आज के इस एक्सप्लेनर में हम 48 लॉज ऑफ पावर का सबसे पहला और अहम कानून प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। और वो लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी अपने उस्ताद या बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करना। जरा तसव्वुर करें, कोई इंसान दुनिया की सबसे शानदार और अजीम शान पार्टी दे सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बॉस को इंप्रेस कर सके, लेकिन उल्टा वही पार्टी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और जानलेवा गलती बन जाए। साउंड्स क्रेजी, राइट? तो चलिए मिसाल के तौर पर 17वीं सदी की एक ऐसी ही इबरतनाक तारीखी कहानी से शुरुआत करते हैं जो आज के दौर में भी उतनी ही रेलेवेंट है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये कहानी है 1661 के फ्रांस की। बात हो रही है निकोलस फुके की, जो कि उस वक्त के बादशाह लुई 14 का निहायत ज़हीन, अमीर और थोड़ा शौकीन मिजाज फाइनेंस मिनिस्टर था। फुके का दुनिया में एक ही ख्वाब था, प्राइम मिनिस्टर बनना। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की वफात के बाद फुके को मुकम्मल यकीन था कि अब ये प्रमोशन 100% उसे ही मिलेगी, और इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जो तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। फुके ने फैसला किया कि वो अपने नए और अजीमो शान महल वॉले-विकोम्ट में एक ऐसी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड पार्टी रखेगा जो इस दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। इस पार्टी का जाहिरी मकसद तो इस नए महल का जश्न मनाना था, लेकिन असल मकसद किंग लुई 14 को खिराज तहसीन पेश करना और अपनी वफादारी दिखाना था। पता है, ये कोई आम दावत नहीं थी। खानों में दुनिया भर के बेहतरीन पकवान शामिल थे। उसके बाद मेहमानों को महल के खूबसूरत बागात और जादुई फव्वारों के दरमियान एक लंबी सैर करवाई गई। हर तरफ रोशनी थी, परफेक्शन थी और फुके की जहानत की तारीफें हो रही थीं। फुके को यकीन था कि इस मैजिकल रात के बाद बादशाह उससे इतना मुतासिर होगा कि बस अब प्रमोशन पक्की है। सबको यही लग रहा था कि फुके ने अपनी आखिरी मंजिल पा ली है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या फुके को वो प्रमोशन मिली जिसका वो हकदार खुद को समझ रहा था? पता है जवाब क्या है? जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। प्रमोशन तो दूर की बात, बादशाह ने अगले ही दिन प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ही पूरी तरह खत्म कर दिया। और इससे भी बड़ा झटका यह था कि फुके को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अपनी बाकी की सारी जिंदगी जेल के अंधेरी कोठरी में गुजारनी पड़ी। इतनी मेहनत, इतना पैसा, सब कुछ अचानक बर्बाद हो गया। आखिर ऐसी कौन सी फैटल गलती थी जो फुके से अनजाने में हो गई थी? यहां एंट्री होती है रॉबर्ट ग्रीन की किताब के रूल नंबर 1 की। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। हमेशा अपने से ऊपर वालों को एहसास दिलाएं कि वो कंफर्टेबली सुपीरियर हैं। फुके की सबसे बड़ी और जानलेवा गलती ये थी कि उसने अपने इनसिक्योर बादशाह से ज्यादा चमकने की कोशिश की। जब बादशाह ने वो अजीम शान पार्टी और लोगों में फुके की मकबूलियत देखी तो उसके अंदर एक शदीद इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। फुके अनजाने में बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर, बाज़ौक और अमीर लगने लगा था, और किसी बॉस को इस तरह इन्फीरियर फील करवाना ही सबसे बड़ी भूल साबित होती है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस किताब का हर रूल लाइन वाइज बताया जाएगा, हर हफ्ते 2 रूल्स। तो इसे देखने के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस एक्सप्लेनर को लाइक करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि हर एक्सप्लेनर आप तक जल्दी आ जाए। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स 17th सेंचुरी के मुफक्किर बाल्टसार ग्रेसियन का एक बड़ा मशहूर कोट जो कहता है कि हर किस्म की बर्तरी नागवार होती है, लेकिन एक रियाया की अपने बादशाह पर बर्तरी सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं बल्कि जानलेवा है। इस कानून का बुनियादी फलसफा बिल्कुल साफ है। देखें, हर इंसान के अंदर खामियां और इनसिक्योरिटीज होती हैं, खास तौर पर उन लोगों में जो ताकत के ओहदों पर फाइज होते हैं। जब कोई अपनी जहानत और सलाहियतों का खुलकर मुजाहिरा करता है तो कुदरती तौर पर आसपास के लोगों में हसद और खौफ पैदा होता है, और अगर वो शख्स बॉस है तो वो इस टैलेंट को अपना मददगार नहीं बल्कि अपनी कुर्सी के लिए खतरा समझने लगता है। अब इन 2 रवैयों के फ़र्क को भी समझना ज़रूरी है। एक तरफ है इनएडवर्टेंटली यानी गफलत में चमकना, और दूसरी तरफ है डिस्क्रीट फ्लैटरी यानी खुफिया खुशामद। बाज़ औक़ात लोग जानबूझकर अपने मास्टर को नीचा नहीं दिखाते, बल्कि उनका कुदरती टैलेंट और चार्म ही ऑटोमैटिकली बॉस को खतरा महसूस करवा देता है, बिल्कुल फुके की तरह। लेकिन इस कानून की असली ताकत यह है कि स्ट्रेटेजिकली थोड़ा नासमझ बनने का दिखावा किया जाए, डिस्क्रीट फ्लैटरी यूज़ की जाए, अपने बॉस को एहसास दिलाया जाए कि वो ज़्यादा समझदार और काबिल है। यही वो खुफिया अंदाज है जो मास्टर की ईगो को मसाज करता है और किसी को भी दफ्तरी माहौल में महफूज रखता है। अब जरा इन सदियों पुराने कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। स्पेशली पाकिस्तान के मौजूदा दफ्तरी और कॉर्पोरेट माहौल को देखा जाए तो यहाँ रिवायती यानी ट्रेडिशनल सेटअप बहुत आम है।
अगर किसी टिपिकल फैमिली बिजनेस, जिसे यहाँ सेट कल्चर कहते हैं, वहाँ देखें तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स बहुत डीपली रूटेड होते हैं। ऐसे माहौल में सेठ या इनसिक्योर मैनेजर्स ये बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई जूनियर आकर उन्हें बताए कि उनकी थिंकिंग पुरानी हो चुकी है या किसी जूनियर का आइडिया उनसे कंप्लीटली बेहतर है। अगर ऐसी जगह अपनी जहानत का ओवर डिस्प्ले किया जाए तो चांसेस यही हैं कि बहुत जल्द साइडलाइन कर दिया जाएगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ऐसी सिचुएशन में कामयाबी कैसे मिले, इसके लिए 3 अहम कदम याद रखने चाहिए। स्टेप 1, अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स और कामयाबियों को थोड़ा छुपाकर रखना बेहतर ही है। हर वक्त जहानत का शो ऑफ करना जरूरी नहीं। स्टेप 2, कभी कभार छोटी और बेजरार गलतियां कर लेनी चाहिए। ऐसी गलतियां जिनसे कंपनी का कोई नुकसान ना हो, लेकिन बॉस को लगे कि हाँ, जूनियर को उसकी जरूरत है। और स्टेप 3, ब्रिलियंट आइडियाज प्रेजेंट करते वक्त ऐसे दिखाना चाहिए जैसे ये आइडिया असल में बॉस ही के तजुर्बे और मशवरे से निकला है। जब सीनियर को लगेगा कि उसकी गाइडेंस का कमाल है, तो वो कंप्लीटली सिक्योर महसूस करेगा। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज, यहाँ एक बहुत जबरदस्त ट्विस्ट आता है। किताब में इस कानून का एक उलट यानी रिवर्सल भी वाज़े तौर पर बताया गया है। इस कानून को अंधाधुंध फॉलो नहीं करना, हमेशा एनालाइज करना जरूरी है कि अगर मास्टर या बॉस खुद एक फॉलिंग स्टार ही यानी गिरता हुआ सितारा है, अगर उसकी अपनी ताकत बिल्कुल खत्म हो रही हो और जवाल वाकई करीब आ चुका हो, तब क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत हाल के लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, हालांकि थोड़ी बेरहम जरूर लगती है। अगर कोई सुपीरियर वाकई बहुत कमजोर बढ़ चुका है और उसका वक्त खत्म होने वाला है, तो फिर उससे ज्यादा चमकने में डरने की जरूरत नहीं है। किताब कहती है कि ऐसी सूरत में मर्सीफुल ना बने, रहम ना खाएं, खुफिया तरीके से उसके जवाल को मजीद तेज होने दें और अहम मौकों पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करें ताकि मैनेजमेंट नए टैलेंट को नोटिस करे। लेकिन हाँ, एक अहम शर्त है, अगर वो अभी भी समवट मजबूत है तो जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। सब्र के साथ वक्त का इंतजार करना चाहिए ताकि जब सही वक्त आए तो बिना किसी शोर शराबे के उसकी जगह लेने के लिए फुल तैयारी हो। तो आज के इस एक्सप्लेनर के इख्तिताम पर यह सोचने वाली बात है कि आजकल के प्रोफेशनल लाइफ या दफ्तरी माहौल में असल मास्टर कौन है, और क्या वो किसी दूसरे की पॉपुलैरिटी या जहानत की वजह से अंदर ही अंदर खुद को इनसिक्योर महसूस तो नहीं कर रहा। इस पावर डायनामिक को डीपली समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा इर्द गिर्द का माहौल भी बिल्कुल सदियों पुराने उस महल की तरह ही पॉलिटिक्स से भरा होता है। ताकत के इस पूरे खेल में बेहतरीन खिलाड़ी असल में वो नहीं जो सिर्फ अपना काम जानता हो, बल्कि वो है जो लोगों की नफ्सियात और उनकी इनसिक्योरिटीज को बिल्कुल ठीक से पढ़कर अपना रास्ता बनाना जानता हो। सोचिएगा जरूर।